महेश, मुझे महाराज ने मुआयना करने भेजा है कि बीज से पौधा उगा है या नहीं। मुझे अपनी जमीन पर ले चलो। क्यों ना मैं इनको जमीन दिखा दूं। उस पर फसल तो वैसे भी नहीं उगती। जब ये खाली जमीन देखेंगे और तब सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा कि मेरी जमीन बंजर थी, इसलिए मैंने उसे सेठ को बेच दिया था। तब शायद मेरी गर्दन कटने से बच जाएगी। ठीक है मंत्री जी, चलिए। महेश मंत्री को साथ लिए अपनी जमीन पर पहुंचा, जो अब सेठ की हो चुकी थी। लेकिन उसको देखकर महेश भी हैरान रह गया। पूरी जमीन अच्छी तरह से फसल से भरी थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये कैसे हो सकता है? तुमने वो बीज कहाँ बोया था? मुझे वहां लेकर चलो। मंत्री जी, मैंने उस बीज को अभी तक नहीं बोया। क्या? लेकिन क्यों? उस बीज को क्यों नहीं बोया तुमने? दरअसल ये मेरी जमीन पहले हुआ करती थी, पर अब ये सेठ जी की है। पिछले महीने से इस पर कोई फसल नहीं उग रही थी। मैंने 2 बार इसमें बीज डाले और सिंचाई का काम भी किया, लेकिन फिर भी फसल नहीं उग पा रही थी। इसलिए मैंने इसे सेठ जी को बेच दी थी। लेकिन अब तो इस पर फसल लहलहा रही है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मंत्री जी। महेश, अगर इस बीज से पौधा नहीं उगा तो तुम्हारी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ। ये सुनकर महेश का दिल दहल उठा। मंत्री जी उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह चल रही थी। वो उसी समय सेठ करमचंद की हवेली पहुंचा। सेठ जी, आपने मेरी जमीन को बंजर बताया था और उसे इतने कम दाम में खरीदा था, लेकिन अब तो उस पर फसल लहलहा रही है। जब तुमने ये जमीन बेची थी तो यह बंजर थी। अब फसल उग रही है तो वो मेरी किस्मत है, और अब वो तुम्हारी जमीन नहीं है महेश। उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस बारे में सवाल करने का तुमको कोई हक नहीं है। सेठ ने महेश को अपने एक आदमी से धक्के मारकर अपनी हवेली से निकलवा दिया। इस सेठ ने जरूर मेरे साथ कोई साजिश की है। मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। महेश हवेली की एक खिड़की पर गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सेठ जी, कहीं इस महेश को पता तो नहीं चल गया कि इसकी फसल उगने से पहले आप ही ने खराब की थी? बेवकूफ, ये बात गलती से भी जुबान पर मत लाना। महेश इस बात का कभी पता नहीं लगा पाएगा कि हम ही उसकी जमीन में वो औषधि डालते थे जिससे कि उसमें फसल ना उगे और बीजों में कीड़े लग जाएं। ये सुनकर महेश का सिर बुरी तरह चकराने लगा। अब मैं महाराज से ये भी नहीं कह सकता कि मेरी जमीन बंजर थी इसलिए मैंने बेची थी। अब तो मेरी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह बिंदिया जैसे ही नींद से जागी तो उसने अपने आप को अकेला पाया। अरे, ये कहाँ चले गए? उसने पूरे घर में देखा और बाहर निकलकर आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने इनको देखा है? नहीं, हमने तो महेश को नहीं देखा। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि महेश अपने घर में नहीं है। सेठ जी, आपने सुना? महेश अपने घर से गायब है। अरे तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो गायब हो या मर जाए। सेठ मंत्री से बात ही कर रहा था कि तभी बिंदिया कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंची। मेरे पति की मौत का जिम्मेदार यही सेठ है। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पति की फसल खराब करके धोखे से उनकी जमीन कम दाम में खरीद ली थी। रात मेरे पति मुझसे यही बात कर रहे थे और वो बहुत रो भी रहे थे। उन्होंने खेती करने में कितनी मेहनत की थी। एक किसान की मेहनत खराब करने में तुमको जरा भी दया नहीं आई। तुम मुझ पे बेकार के इल्जाम लगा रही हो बिंदिया। और तुम्हारे पति की मौत कब हुई? अरे कहाँ है उसकी लाश? एक किसान मरने के बाद भी अपनी जमीन से जुड़ा होता है, और वो जिंदा नहीं है तो उनकी आत्मा जरूर उनकी जमीन से जुड़ी होगी। ये सुनकर सेठ ने मुंशी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बस हो गया, अब तुम अपने घर जा सकती हो। जा रही हूँ, लेकिन मेरे पति की आत्मा तुझसे बदला लेने जरूर आएगी सेठ, जरूर आएगी। ये कहकर बिंदिया सभी गांव वालों के साथ वहाँ से चली गई। उसी दिन की रात सेठ आराम से अपने घर में सो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। सेठ, तूने मेरी जमीन छीनकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये आवाज सुनकर अचानक सेठ की आंख खुल गई और उसने पाया कि वो और मुंशी अपने घर पर नहीं बल्कि खेत की जमीन पर सोए हैं। अरे सेठ जी, आप हम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो अपने घर में सो रहे थे। तुमको यहाँ मेरी आत्मा लाई है। ये आवाज सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा तो सामने से उनको महेश आता हुआ नजर आया, जिसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी छाई हुई थी और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। महेश? हाँ, मैं महेश की आत्मा हूँ। तुम लोगों ने मेरी जमीन छीनकर मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मुंशी और सेठ की घिघी बंध गई। हमें माफ कर दो महेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं तुमको मारे बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी जान गई थी। अब मेरी बीवी बेसहारा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। नहीं महेश, तुम्हारी बीवी को हम सब कुछ दे देंगे। अब उसके खाने पीने का, रहने सहने का, अरे सारा कुछ मैं देखूंगा। ऐसे नहीं, तुमको महाराज के दरबार में जाकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा। उसके बाद ही मैं तुमको जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना नहीं महेश, हम ऐसा ही करेंगे। हमें बस आज रात तक का समय दो। ठीक है, दे दिया। सेठ और मुंशी उसी समय अपने घर को भागे और दोनों चादर में समाकर कांपने लगे। उन दोनों की हालत बहुत खराब थी। सुबह दरबार लगते ही दोनों महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज, वरना वो हमें मार देगा महाराज। कौन आपको मार देगा? कौन है आप? महाराज, मैं सेठ हूँ और ये है मेरा मुंशी। हमने किसान महेश की जमीन धोखेबाजी से कम दामों में खरीद ली थी। अब वो मर चुका है और उसकी आत्मा भटक रही है महाराज। उसकी आत्मा ने कहा है कि अगर हमने आपके सामने जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो वो हमें मार देगा महाराज। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। महाराज को बड़ा क्रोध आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? एक भोले भाले किसान की जमीन हड़प ली, उसे मरने पर मजबूर कर दिया। महाराज, आप हमें जो सजा देंगे दे दीजिए, और ये रहे उसके जमीन के दस्तावेज, ये हम आपको दे रहे हैं। आप उसकी पत्नी को दे दीजिएगा। ठीक है, वो दस्तावेज लाओ। दस्तावेज आते ही महाराज मुस्कुराए। सेठ और मुंशी को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक तरफ से महेश और उसकी पत्नी सामने आए, जो अभी तक छिपे हुए थे। उन्हें देखकर मुंशी और सेठ दोनों हैरान रह गए। अरे महेश, तुम जिंदा हो? अब महाराज और मंत्री समेत सभी दरबारी हंसने लगे। अरे ये सब क्या है? महेश एकदम ठीक है। उस रात जब इसको तुम्हारी धोखेबाजी के बारे में पता चला तो इसने मंत्री जी से मिलकर इन्हें सब कुछ बता दिया था। उसके बाद हमने बिंदिया और महेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमने महेश को आत्मा बनकर तुम्हें डराने को बोला। योजना काम कर गई और तुमने खुद आकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उम्मीद है तुमको पता चल गया कि किसी गरीब के साथ धोखेबाजी करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी महाराज, मुझे पता चल गया, सब पता चल गया। आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा महाराज। मंत्री जी ने महेश को उसकी जमीन के दस्तावेज दे दिए। महेश, अब तो तुमको तुम्हारी जमीन मिल गई, अब तो तुम खुश हो ना? शुक्रिया महाराज। अब तुम जल्दी से उस बीज को बो दो, महारानी की तबीयत बहुत खराब है। जी महाराज। महेश ने बीज अपनी जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उससे एक पौधा उग गया। उस पौधे में एक फल उगा, जिसे महारानी को खिला दिया गया और उसके बाद महारानी हमेशा के लिए अच्छी हो गई। वहीं महाराज ने इनाम के रूप में महेश को 1000 सोने की अशर्फियां भी दी, जिससे महेश को उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल भी मिल गया।